हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को सोनी क्लासेस में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे समास। समास पढ़ेंगे तथा समास के प्रकार को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। आप सभी लोगों के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण समास बहुत ही बार पूछता है आपके एग्जाम में। भले आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है, आपको समाज पढ़ना है। देखिए दोस्तों, तो इसलिए मैं आज आप लोगों के डिमांड पर समास लेकर आया हूं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसे समास से। चलिए, समास देखिए दोस्तों, समास। देखिए दोस्तों, समास में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तिक चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूं, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्तिक चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। वही लिख रहे हैं, देखिए, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं उसे हम समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, समास में क्या बताएं, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं उसी को समास कहा जाता है। जैसे देखिए, राजपुरुष। देखिए दोस्तों, राजपुरुष का विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा, राजा का पुरुष, अर्थात क्या बोल सकते हैं, राजपुरुष। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसको विग्रह किए तो यहाँ पर कारक चिन्ह आया कि नहीं, अर्थात विभक्ति चिन्ह आया कि नहीं। जब ये विभक्ति चिन्ह हट कर एक हो गए तो इसको क्या बोला जाएगा, समास बोला जाएगा। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं उसी को बोला जाता है समास। या आप बोल सकते हैं राजकुमार। देखिए दोस्तों, राजकुमार अर्थात इसका विग्रह कीजिए, राजा का कुमार। तो देखिए दोस्तों, राजा का कुमार अर्थात राजकुमार। तो यहाँ पर देखिए, का हट गया है कि नहीं समास में। देखिए, का हट गया है कि नहीं, अर्थात ये विभक्ति चिन्ह है। अर्थात का क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसी को बोला जाता है समास। तो देखिए, यहाँ पर राजा का कुमार अर्थात राजकुमार। देखिए, राजा का कुमार तो का हट गया, राजा का पुरुष का हट गया तो आधार क्या आ गया, राजपुरुष हो गया, राजकुमार हो गया। अर्थात हम बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। अब दोस्तों, यहां से आता है समास के प्रकार। चलिए दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं, यहीं पर हो जाएगा। देखिए, समास का प्रकार अर्थात दोस्तों, समास कितने प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, हिंदी में समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। हिंदी में समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। देखिए, वही लिख रहे हैं, हिंदी में समास मुख्यतः 6 प्रकार
का होता है। देखिए दोस्तों, हिंदी में समास मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है। देखिए 6 क्या क्या होता है। पहला का होता है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास समास। दूसरा क्या होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास समास। तीसरा का होता है दोस्तों कर्मधारय समास, कर्मधारय समास समास। चौथा है दोस्तों बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। पांचवा है दोस्तों द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। छठा है दोस्तों द्विगु समास, द्विगु समास। देखिए दोस्तों, पहला का क्या होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा का क्या होता है तत्पुरुष समास, तीसरा का क्या होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, छठा होता है द्विगु समास। दोस्तों एक और समास होते हैं जो जिसका आप ध्यान में रखिएगा, वह भी वीवीआई है परंतु वो प्रकार में नहीं आता है, वह नए प्रकार। एक होता है नए समास। देखिए दोस्तों, एक होता है नए समास, नए समास। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। वहीं ये 6 भेद होते हैं, यहीं ये 6 भेद होते हैं। ये एक अलगे है, इसको भी मैं बता दूंगा नए समास क्या होता है। तो सबसे पहले मैं हम लोग पढ़ेंगे कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद कर्मधारय समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास, तो लास्ट में समझेंगे इसको नए समास को। तो चलिए सबसे पहले अव्ययीभाव समास को पढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं। चलिए दोस्तों ले लिया स्क्रीनशॉट, आशा है कि ले लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं अब समास पर। तो देखिए दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं और अव्ययीभाव समास पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों पहला प्रकार पे चल रहे हैं, क्या था अव्ययीभाव समास। देखिए दोस्तों, अव्ययीभाव समास का होता है इसका पहला पद प्रधान होता है, अर्थात बोल सकते हैं जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है दोस्तों उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। वही लिख रहा हूं मैं। देखिए जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे देखिए प्रतिदिन, 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 प्रत्येक, प्रत्येक, बेपनाह, बेपनाह। देखिए दोस्तों, प्रतिदिन, प्रत्येक, बेपनाह, यह सब क्या है? देखिए प्रति पहला पद प्रधान है, प्रत्येक यहां पर भी क्या है? प्रथम पद अर्थात प्रधान है। बे यह भी क्या है? यह भी क्या है दोस्तों? पहला पद अर्थात यह भी प्रधान है। अर्थात हम कह सकते हैं जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब इसे पहचानने का नियम, अब आप इसे कैसे पहचानेंगे कि ये भी क्या है? अव्ययीभाव समास है। तो देखिए बता दे रहा हूं मैं, पहचानने का
पहचानने का नियम। देखिए दोस्तों, आप पहचानने के नियम में नोट कर सकते हैं जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है। देखिए दोस्तों, क्या आप लिख सकते हैं जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए? अव्ययभाव समास। जैसे देखिएगा यहाँ पर उपसर्ग क्या है? प्रति है। यहाँ पर उपसर्ग क्या है? प्र है। यहाँ पर उपसर्ग क्या है? बे है। अर्थात हम बोल सकते हैं जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। अब पहचानने का नियम में क्या लिख सकते हैं? इसका प्रथम पद उपसर्ग होता है। देखिए दोस्तों, उपसर्ग होता है। हो गया, कंप्लीट हो गया। अर्थात आपको दे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। देखिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन बता दिया आपको। प्रत्येक दे देगा, बेपनाह देगा। ये सब क्या होता है? अव्ययभाव समास। अर्थात जिस समास का प्रथम पद प्रधान, अर्थात जिस समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है उसी को बोला जाता है अव्ययभाव समास। अब इसके बाद आता है दूसर का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दोस्तों, तत्पुरुष समास आता है। देखिए तत्पुरुष समास का होता है जिस समास का दोनों पद प्रधान न होते। देखिए इसमें दोनों पद, देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में क्या होता है? अब आपको तत्पुरुष समास बता रहे हैं। तत्पुरुष समास का क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब बोले तो बाद का पद प्रधान होता है। देखिए दोस्तों, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास का होता है जिस समास के उत्तर पद अर्थात बाद का पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ पर प्रथम पद था, ये बाद का पद हो गया। जैसे दिन हो गया, बाद का पद हो गया। प्रति क्या है? प्रथम पद है। दिन क्या है? उत्तर पद होता है। उत्तर पद होता है अर्थात बाद का पद। अर्थात हम बोल सकते हैं तत्पुरुष समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए राजकन्या, देखिए दोस्तों, राजकन्या में क्या है? राजकन्या, ऐसे राजकन्या। देखिए दोस्तों, मिटाइए इसको यहाँ पर। राजकन्या, देखिए राज कन्या किसका प्रधानता और यहाँ पर कन्या की। कन्या किसकी है भाई? राजा की, अर्थात राज की कन्या। राजा की कन्या, कन्या किसकी है? राजा की। तो बताइए यहाँ पर प्रथम पद प्रधान है कि उत्तर पद प्रधान है? राजा की कन्या, अर्थात बोल सकते हैं राजकन्या। ये क्या है? तत्पुरुष है। उसके बाद देखिए पुस्तकालय, देखिए दोस्तों, पुस्तक का आलय अर्थात जहां पर पुस्तक रखा जाता है। तो बताइए पुस्तक प्रधान है कि आलय प्रधान है? जहां पर पुस्तक रखा जाता है अर्थात जिस आवास में पुस्तक को रखा जाता है उसे बोला जाता है पुस्तकालय। तो आप बताइए प्रथम पद प्रधान है कि उत्तर पद प्रधान है? तो यहाँ पर क्या है? उत्तर पद प्रधान है। पुस्तक कालय अर्थात किसका आलय है भैया? पुस्तक का आलय है। पुस्तक आलय अर्थात पुस्तक का आलय
आप पुस्तक को कहाँ पर रखते हैं? एक घर में रखते हैं, एक कमरा में रखते हैं। तो आप जिस कमरा में रखते हैं वह पुस्तक का आलय है, अर्थात पुस्तक का आलय ही पुस्तकालय कहलाता है। और यह कौन सा समास है भैया? तत्पुरुष समास है। तो आपको तत्पुरुष समास में आ गया। अव्ययभाव समास समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। तीसरा में क्या आता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। देखिए दोस्तों, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसका न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए दोस्तों, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में न तो उत्तर पद प्रधान होता है, न तो प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें कोई पद प्रधान न होता है, इसका अन्य पद प्रधान होता है। देखिए, जिस समास का कोई भी पद, अर्थात यहाँ पर देखिए, जिस समास का न तो प्रथम पद न तो उत्तर पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस समास का न तो प्रथम पद न तो उत्तर पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, अर्थात इसका अन्य पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, देखिए दोस्तों, नीलकंठ, पीतांबर। देखिए दोस्तों, नीलकंठ, पीतांबर। देखिए, पीतांबर, नीलकंठ, यहाँ पर न तो प्रथम पद प्रधान है, न तो उत्तर पद प्रधान है। देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, नीला है कंठ जिसका, तो भगवान शिव के नाम कंठ नीला है। पीतांबर, जो पीला अंबर धारी करता है, अर्थात जो पीला वस्त्र पहनता है, अर्थात भगवान विष्णु। तो बताइए, न तो प्रथम पद प्रधान हुआ, न उत्तर पद प्रधान हो गया। यहाँ पर विष्णु जी हो गए प्रधान और शिव जी प्रधान हो गए। तो बताइए ये कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। और आपको एक बता देते हैं, जितना देवी देवता का नाम होता है वो सब बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। आप इतना याद कर लीजिए, जितना भी देवी देवता का नाम है वो सब किस समास के अंतर्गत आता है? तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद आता है क्रमधारय समास। क्या दोस्तों आपको समझ में आ गया? क्या आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं हट जा रहा हूं। क्या दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए? चलिए, आशा है कि आप लोग कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, अब इसको मिटा रहा हूं, अब कर्मधारय समास बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, अब क्या बता रहे थे? कर्मधारय समास, अर्थात ये कौन सा था प्रकार? चौथा प्रकार था, कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? जिस समास में किसी से तुलना किया जाता है, उसे बोला जाता है कर्मधारय समास। जिस समास से किसी से तुलना किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कर्मधारय समास। देखिए, लिख रहे हैं, जिस समास से किसी का तुलना किया जाता है, तुलना किया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास, जिस समास में किसी से तुलना किया जाता है,
जिस समास में किसी से तुलना किया जाता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रमधारय समास बोलते हैं। जैसे में देखिए सुकन्या, 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 सुप के समान है जो कन्या, सुकन्या। अब यहां पर देखिए नील कमल, नील कमल, नीला है कमल जो, नीला है कमल जो, नयन कमल। अब देखिए दोस्तों नयन कमल, देखिए दोस्तों नयन के समान है जो कमल, नयन के समान है जो कमल, अर्थात नयन कमल। देखिए दोस्तों यहाँ पर किसी से तुलना किया जा रहा है कि नहीं, कि सुकन्या, सु के समान है कन्या जो, नील कमल, देखिए नील कमल, नीला है कमल जौन। अब यहाँ पर नयन कमल, नयन जिसका नयन कमल के समान उसे बोला जाता है नयन कमल, नयन कमल। सुपनेखा, अब देखिए दोस्तों सुप नेखा, सुपनेखा, सुप के समान है नाक जिसका, अर्थात सुपनेखा, वो रामायण में भगवान श्री राम ने सुपनेखा का नाक काट दिया था, वो सुपनेखा, अर्थात सुपनेखा के समान है नाक जिसका, उसी को बोला जाता है सुपनेखा। क्या दोस्तों आपको क्रमधारी समझ में आ गया? जिस समास में किसी से तुलना किया जाता है उसे क्रमधारी समास कहते हैं। जैसे सुकन्या, नीलकमल, नील गाय, देखिए नील गाय, यहाँ पर लिख दीजिए नील गाय, नीला हो गाय जो, देखिए गाय कैसी है दोस्तों? गाय नीला, गाय कैसी है? नीला है, अर्थात नील गाय, नीला है गाय जो, अर्थात नील गाय। किसी से तुलना किया जा रहा है, जहां पर किसी से तुलना किया जाता है वो हो जाता है क्रमधारय समास। क्या समझ में आ गया? अब चलते हैं पांचवा प्रकार पर, समास का जो पांचवा प्रकार है इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों आता है अब क्या? पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार में आता है द्वंद्व समास। पांचवा देखिए द्वंद्व, द्वंद्व समास। देखिए दोस्तों जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसी को द्वंद्व समास बोला जाता है। वहीं लिख रहे हैं यहां पर जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए दोस्तों द्वंद्व समास में क्या हो गया? जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, बहन, लोटा डोरी, ये सब क्या है दोस्तों? देखिए माता और पिता, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, अर्थात ये भी पद प्रधान है और ये भी पद प्रधान है, अर्थात तो दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। यहाँ पर देखिए भाई और बहन, भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है, लोटा भी प्रधान है और डोरी भी प्रधान है, इसी को बोला जाता है द्वंद्व समास। अर्थात जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आता है छठा द्विगु समास। देखिए छठा द्विगु समास। देखिए दोस्तों द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। हमने बता दिया द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं।
देखिए जिस समास का, यहां पर लिख रहे हैं, देखिए जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विगु समास कहते हैं।